नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप। और आपके सामने एक और विभाग, लगातार हम आपको नीतीश नीति की चर्चा कर रहे हैं और नीतीश नीति में आज जो हम चर्चा करने आए हैं ये बिहार को बदलने वाला है। नीतीश कुमार ने ऐसा प्लान बनाया है, इस तरह की रणनीति बनाई है कि जिस रणनीति से लगातार जो नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही थी या फिर नीतीश कुमार हमला करते थे किसी पर, वो दोनों ही चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होती नज़र आ रही है। नीतीश कुमार के बनाए मास्टर प्लान का कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखने लगा है और एक साल में ये असर भी आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां ये चर्चाएं ज़बरदस्त हो गई हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में अब नरेंद्र मोदी को सीधा टक्कर देंगे, तो वहीं अपनी रणनीतियों, अपनी योजनाओं से भी वो टक्कर देने के लिए तैयार हैं। कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के केंद्र सरकार कटघरे में है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने चौखट पे माथा टेक करके और सदन में प्रवेश किया था, साष्टांग दंडवत किया था। जब दूसरी बार बने तो संविधान को उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। तीसरी बार भी वो प्रधानमंत्री बनने की होड़ में पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनकी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन बीच में नीतीश कुमार आ गए और नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव को देखते हुए जिस तरह का बजट बनाया है, जब से नीतीश और तेजस्वी साथ आए हैं तब से बिहार में बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। रोजगार और नौकरी की बात करें तो इस स्थिति में नीतीश कुमार ने सारे विकल्पों को खोल दिया है। नौकरियों की भरमार करने का और नौकरी देने का, रोजगार देने का उन्होंने प्रण ले लिया है। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार को बिहार में रोकना मुश्किल हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का डर भी इसी बात को लेकर के है। पिछले कई वर्षों से 17 साल 18 साल के नीतीश कुमार के शासन में अधिकांश समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में पिछले 8 साल से वो खड़े करते रहे हैं कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, जिससे बहुत सारी समस्याएं सामने आ गई हैं। हालांकि अब वो अलग हैं और अलग होकर के उन्होंने जो अपना बजट बनाया है 2023-24 का, उस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। अलग अलग विभागों की चर्चा हमने आपसे की, लेकिन एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ संतुलित बजट बना करके नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आने वाले समय में अपने लिए एक अलग मुकाम सेट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि राजनीति में आप जो करते हैं वो एक लंबे समय तक आपको याद रखता है, चाहे वो अच्छे कॉन्टेस्ट में हो या बुरे कॉन्टेस्ट में हो। नीतीश कुमार ने अलग अलग विभागों में उद्योग विभाग को भी एक अलग स्थान दिया है। हमने कई बार चर्चा में आपको बताया था कि उद्योग विभाग के बजट बनाते समय नीतीश कुमार ने विशेष रूप से जो सबसे बड़ा प्रावधान किया है वो है 10 लाख रुपया नए एंटरप्रेन्योर को देने की बात। इसमें से सब्सिडी 50% है और 50% बिना ब्याज के आपको लौटाना है। इसके लिए सरकार ट्रेनिंग से लेकर के सारी व्यवस्था करेगी। हम विस्तार से यदि बताएं आपको तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो 7 निश्चय के अंतर्गत आती है, इसमें आत्मनिर्भर बिहार को प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए 7 निश्चय पार्ट 2 में के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना प्रारंभ किया गया है। युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत कुल 2021 लाभुकों एवं महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत 1906 लाभुकों का चयन किया गया है। ये सदन के पटल पर रखा गया था और जिनके प्रशिक्षण, ऋण एवं अनुदान पर राशि का व्यय किया जाना है, जिसका प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है। इसके साथ साथ बिहार फाउंडेशन, आप जानते होंगे बिहार फाउंडेशन एक ऐसा मंच है जहां अप्रवासी भारतीय बिहारी समुदाय से पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये व्यवस्था की जाती है और उद्योग मंत्री और उनकी पूरी टीम इसके लिए अलग अलग अपनी रणनीतियाँ और नीतियों को समझाती है। सूचना केंद्र की स्थापना, कॉमन सिविल सेंटर के प्रबंधन एवं प्रशासन की व्यवस्था से संबंधित कार्य पटना चैप्टर एवं अन्य स्थापित किए गए चैप्टर्स पर होने वाले व्यय का वहन भी करने का निर्णय लिया है, जिससे कि उद्योग और उद्यमी दोनों बिहार की तरफ रुख कर सकें। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना भी बिहार में लागू है, जिसके तहत अधिकांश जो है इस योजना के तकनीकी ज्ञान
कौशल प्रशिक्षण द्वारा उद्यमियों की क्षमता का निर्माण करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण दिलाना एवं ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना भी इसमें शामिल है, जिसमें 118 लाख करोड़ का जो राशि है वो केंद्रांश है और इतना ही राशि राज्य सरकार का भी है। और ये एकमात्र ये योजना है जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सेदारी सामने नजर आ रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, उसके प्राधिकरण के लिए भी सरकार ने इस बार बजट में प्रावधान किया है। औद्योगिक क्षेत्र प्रांगण इत्यादि के विकास के लिए बियाडा को सहायता हेतु राशि प्रदान करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट एवं फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य के लिए भी कंसल्टेंसी जिसको कहते हैं, जिसको कंसल्टेंसी को लेकर के भी राशि का भुगतान करना इसमें शामिल है और इससे जो युवा उद्यमी हैं उनमें निखार करना और उनका मॉनिटरिंग करना भी शामिल है। इसके साथ साथ इंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट योजना की भी स्थापना की गई है, जिसके तहत कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं युवतियों को रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न विधाओं में उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राशि का व्यवस्था किया गया है और प्रशिक्षण देकर के बिहार में एक नहीं नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाने की पूरी तैयारी इस एक साल के अंदर की जा रही है, जो कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में रोजगार को ही, नौकरी को ही प्राथमिकता में रखा था और उन्होंने कहा था कि यह जब उनकी सरकार बनती और वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपने पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने भी स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने के साथ हम 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे, जिसकी दिशा में सरकार आगे बढ़ चली है। इंडस्ट्रियल पार्क का विकास करना, इसके लिए सरकार हर तरह से तैयार है और इसके लिए जो राशि लगेगी वो सरकार देने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ वेंचर कैपिटल में निवेश के लिए भी टोकन मनी का प्रावधान किया गया है। पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना रेशम का विकास भी सरकार के इस योजना और उद्योग विभाग के तहत आता है, जिसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, जो कि एक अलग तरह से लोगों को रोजगार देता है और ग्रामीण क्षेत्रों को इससे काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि दूध से उत्पादन आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग करते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के उद्योग मित्र को बनाने की भी बात की गई है, जो लोगों को सहयोग करेंगे। इसके तहत प्रथम पीढ़ी जो है उद्यमियों को सूचना सहायता मार्गदर्शन एवं सरकार के विभिन्न संवर्धनात्मक स्कीमों के बारे में मार्गदर्शन करना तथा मौजूदा उद्यमियों को इससे जोड़ करके रखना है। उद्योग स्थापित करने से लेकर के औपचारिक प्रक्रिया, अनुदान, बैंक ऋण आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना, विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कौशल उन्नयन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशाला का आयोजन हेतु राशि का व्यय किया जाना है। और इससे आप समझ सकते हैं कि रोजगार की दिशा में एक बेहतर पहल है और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। जिला उद्योग केंद्र का निर्माण भी किया गया है, जिसमें प्रस्तावित अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए भी राशि का व्यय किया जाएगा और ये एक सरकार की पहल है। इसके अलावा भी औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन की व्यवस्था की गई है और इस बजट में उसका प्रावधान किया गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना को लेकर के भी बिहार के पटना में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना को लेकर सरकार काफ़ी रेट तैयार है और इसके लिए राशि का खर्च करने की व्यवस्था इसमें की गई है। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता अनुदान देने के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि खादी जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और इसके लिए सरकार व्यवस्था भी कर रही है। हस्तकरघा विकास योजना को भी सरकार ने अपनी योजना का हिस्सा बनाया, तो वहीं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना भी सरकार के हिस्से में है। आपको बता दें कि राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा एवं उद्यमी योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को कुल
कुल 1987 एवं अति पिछड़ा वर्ग को 1957 लाभुकों का चयन किया गया है और इन्हें प्रशिक्षण के साथ साथ उद्यम लगाने की भी बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा जाति उद्यमी के लिए भी वही व्यवस्था जो हमने आपको बताया। इसके साथ साथ हस्तशिल्प विकास के लिए भी सरकार ने अपनी इस बजटीय प्रावधान में हिस्सेदारी दी है और इसका भी बेहतर रख रखाव हो, इसका प्रचार प्रसार हो, इसके लिए भी इसमें अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व किया जा सके, इसके लिए भी सरकार ने योजना और रणनीति बनाई है। बिहार के औद्योगिक विकास अभियान के अंतर्गत पूंजी निवेश प्रोत्साहन हेतु गोष्ठियों का आयोजन करने का भी, जिससे लोगों को अलग अलग विधाओं में ट्रेंड किया जा सके, इसके लिए औद्योगिक विकास हेतु आंकड़ों का संकलन करना और इसके साथ साथ जो औद्योगिक निवेश के अलावे और भी जो चीज़ें हैं उन सभी को एक जगह समायोजित करके उसके सूचना का संग्रह करना और इन नीतियों के तहत लोगों को जागरूक करना। इसके साथ साथ निवेश आयुक्त का कार्यालय और इसके लिए भी अलग अलग निवेश आयुक्त का कार्यालय होगा, जिसके लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है और इस परियोजनाओं का चयन करके इसमें पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने की बात भी की गई है। रेशम भवन यानी रेशम प्रक्षेत्र के केंद्रों का जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण इत्यादि पर राशि खर्च किया जाना है। रेशम उद्योग आप जानते हैं कि भागलपुर में खास करके इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है और भागलपुर के सिल्क का, भागलपुर के रेशम का काफ़ी दुनिया भर में नाम है। इसके विकास के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी सरकार थी इसके विकास के लिए काम करती रही है। विद्युत करघा योजना के तहत भी सरकार ने राशि का व्यवस्था किया है और आप जानते हैं कि खास करके रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ या धागा उद्योग से जुड़ा हुआ इस तरह के विद्युत करघा जो है वो काफ़ी अब नए तरीके से उद्योग को बढ़ावा दे रहा है और इसके लिए ज़रूरी भी है। शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण और इसके लिए भी कहीं ना कहीं शिल्पोत्सव, राज्य पुरस्कार, अखिल भारतीय हस्तशिल्प कार्यशाला, प्रशिक्षण सेमिनार, हस्तशिल्प मेला का आयोजन, क्राफ्ट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत परिसर का सौंदर्यीकरण और हस्तशिल्प बिक्री केंद्र के भी का निर्माण करना। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हस्तशिल्प एक रोजगार का बेहतर साधन है और इससे जुड़े हुए लोग, इसके विधा में पारंगत लोगों को भी सरकार ने इससे जोड़ने का पूरा प्रबंध किया है। यानी कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर को सरकार ने उद्योग से अलग रखा हो। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सरकार ने एक तरफ जहां इन सब के विकास और इनके रख रखाव का, इनके बेहतर भविष्य का प्रावधान किया है, उसके लिए जो राशि उचित होगी वो खर्च की जाएगी, उसके लिए राशियों का प्रावधान भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि नए उद्यमियों को 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि ये राज्य सरकार का अपना वेंचर है, जिसमें 10 लाख में से 5 लाख रुपए जो हैं वो आपको सब्सिडी के तौर पर माफ़ कर दी जाती है और 5 लाख रुपए ब्याज रहित आपको 7 साल में चुकाने होते हैं। इसके लिए सरकार ने बहुत मजबूती से इस स्कीम को लागू करने की बात कही है। हालांकि इस पर विवाद भी हुआ और हमने आपको बताया भी था कि सदन में इस पर वाद विवाद के दौरान ये कहा गया कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां इस राशि को मुहैया कराई जानी है वहां लोग लगातार चक्कर काट रहे हैं और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सरकार ने इस पर भी खुलासा किया कि बैंकों का इस पर कोई रोल नहीं है और सीधे उद्योग विभाग इस राशि को मुहैया कराता है और इस राशि पर मॉनिटरिंग भी करता है। आज के इस उद्योग विभाग वाले बजट में आपको क्या लगा, कैसे लगा और आने वाले 1 साल के लिए जो नीतीश कुमार ने नीतियां बनाई हैं, जो रणनीति बनाई है, जिस तरह से वो 1 साल के अंदर में बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, खास करके इसको रिजल्ट के रूप में देखना चाहते हैं, रोजगार का सृजन करना चाहते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि क्या नीतीश कुमार की इस नीति से बिहार में बेरोजगारी दूर होगी? जो अपने विचार जरूर लिखिएगा। बाकी की खबरें भारत लाइव पर, अन्य हमारे जो चैनल्स हैं, पोर्टल हैं, सब पर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93